हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड माई सेल्फ लक्ष्मी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स ऑफ 23rd April 2021 फ्रॉम विजन IAS डेली करंट अफेयर सीरीज. So let's start today's discussion. And our first news is legal status, regulations and fate of digital currency in India. डिजिटल करेंसी के बारे में यहाँ पे बात करिए. ठीक है, डिजिटल करेंसी अब ये होती क्या है और क्या क्या रेगुलेशन है इसके इंडिया में. इन 2018 RBI बैंड बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज फ्रॉम सपोर्टिंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस. हाउएवर दैट सर्कुलर वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. हालांकि 2018 में RBI ने बैन कर दिया था बैंक्स को और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट ना करें, कि उनके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट ना करें. हाउएवर जो ये वाला सर्कुलर था ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. RBI हैज़ नाउ इंडिकेटेड दैट इट वुड लॉन्च इट्स ऑन डिजिटल करेंसी. RBI ने अब ये इंडिकेट करा है कि ये अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालेगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और उसे उसका नाम क्या होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सपोर्टेड RBI फॉर दिस. गवर्नमेंट ने भी RBI को सपोर्ट करा. द proposed cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 will prohibit all private cryptocurrencies and lay down the regulatory framework for the launch of an ऑफिशियल डिजिटल करेंसी. जो प्रपोज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल है 2021 का, ये क्या करेगा, ये प्रोहिबिटेड करेगा ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को एंड ले डाउन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले डाउन करेगा कि क्या क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, किस तरह से रेगुलेट करना है फॉर द लॉन्च ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी. ऑफिशियल जो डिजिटल करेंसी जो लॉन्च होगी उसका रेगुलेशंस वगैरह वो किस तरह से करनी है वो सारी इस बिल के अंदर होंगी. जो प्रपोज बिल है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. डिजिटल करेंसी होती क्या है, इज़ एनी फॉर्म ऑफ मनी और पेमेंट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वो मनी की, करेंसी की वो फॉर्म जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होती. डिजिटल करेंसी लैक्स ए टेंजिबल फॉर्म सच एज बिल, चेक्स और कॉइन्स. मतलब इस तरह से कुछ नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ही होती है. एक क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी. डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड. इट एग्जिस्ट दो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, कैसे चलती है, काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करती है. डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी दो अनरेगुलेटेड आर नॉट इलीगल इन इंडिया येट. हालांकि अनरेगुलेटेड हैं लेकिन इलीगल नहीं है इंडिया में. ठीक है, अनरेगुलेटेड है लेकिन इलीगल नहीं है. बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट या फिर डिजिटल करेंसी के बेनिफिट क्या है, फास्टर, लेस कॉस्टली ट्रांजेक्शंस एंड हाई सिक्योरिटी. कंसर्न क्या है, डिजिटल करेंसी कैन बी यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करी जा सकती है. एंड पॉज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. इंडिया US अनाउंस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव. इंडिया और US ने अनाउंस करा है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव. इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप was launched at the Virtual Leaders Summit on Climate. और ये एजेंडा कौन सा है, एजेंडा 2030. द समिट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ग्लोबल मीटिंग्स फोकसिंग on climate issues being held in the run-up to the UN climate change conference. Also, US submitted new targets that aims to reduce its global greenhouse gas emissions by 50 to 52% below 2005 levels. The India-US partnership will have two main tracks: strategic clean energy partnership and climate action finance mobilization dialogues, which will subsume a range of existing processes. The joint initiative aims to mobilize investments, demonstrate clean technologies, and enable green collaborations in India. Other India-US Clean Energy Initiative, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी. ये कहाँ कब लॉन्च हुआ था, 2009 में लॉन्च हुआ था. इट एम्स टू एक्सलेरेट इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ बाय सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. US India Clean Energy Finance for access to clean energy to undeserved regions of India. Key highlights of PM addresses to the summit: India's per capita
कार्बन फुटप्रिंट इज 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पीएम मोदी ने क्या बात कही है उस समिट में कि इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो 60% कम है देन द ग्लोबल एवरेज से। इंडिया हैज सेट्स एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 450 गीगावाट बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 450 गीगावाट का टारगेट है हमारा कि हम 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, 450 गीगावाट्स का। एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर पोस्ट कोविड ईरा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर जोर दिया उन्होंने फॉर पोस्ट कोविड ईरा। और ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मोबिलाइज करेगा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट क्लीन एनर्जी क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड इनेबल ग्रीन कोलैबोरेशंस इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। NBFCs get note to function in GIFT। NBFCs को गिफ्ट में काम करने का मौका मतलब कि मिल गया है कि वहाँ पे ये काम कर सकती हैं। अब ये गिफ्ट है क्या, GIFT? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोथ लोकल एंड ग्लोबल कैन नाउ स्टार्ट ऑपरेशंस इन गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी में काम कर सकती हैं। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ हमारे इंडिया की, लोकल और ग्लोबल भी, दोनों ही NBFCs they will be allowed to offer the whole range of services। उनको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा कि वो जितनी सर्विसेज हैं, होल रेंज ऑफ सर्विसेज वो वहाँ पे दे सकें, लाइक जैसे लोन्स हो गया, डेरिवेटिव ट्रेड्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एटसेट्रा। इट विल अट्रैक्ट टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, हेल्पिंग लोकलाइज सर्विसेज दैट आर टिपिकली ऑफर्ड ओवरसीज। Gift City is India's first international financial services center under Special Economic Zone Act 2005। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है, सबसे पहली बात तो ये। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कौन सा, 2005 का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गिफ्ट सिटी क्या है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। And IFSC is designated for all practical purposes as a deemed foreign territory। और इसे क्या मतलब कि डेजिग्नेशन क्या है इसकी, डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है ये, विच वुड हैव द सेम इकोसिस्टम एज अदर ऑफशोर लोकेशंस बट विच इज़ फिजिकली ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। तो ये इंडियन सॉइल पे तो है, लेकिन इसका इकोसिस्टम वगैरह वो सब कैसा है, मतलब ये फॉरेन टेरिटरी है, टेरिटरी तो ये फॉरेन है लेकिन इंडिया की सॉइल पे है ये, ठीक है। और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इट्स ब्रांच सेटअप इन द IFSC इज़ ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अब ऑब्वियसली जब ये इंडियन लैंड पे तो है, लेकिन कैसे ट्रीट करा जाता है, एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट करा जाता है। तो इसलिए जो भी वैसे ओवरऑल क्या होगा, ट्रीटेड एज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे इसमें, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन की तरह मतलब कि यहाँ पे ट्रीट करे जाएंगे। एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट बिजनेसेस in such foreign currency and with such entities. Nothing contained in any other regulations should apply to a unit located in IFSC subject to certain provisions। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड इन गिफ्ट सिटी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर एसेट मैनेजमेंट, फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स एट्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, NBFCs के और बैंक के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। NBFCs के नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। एक तो ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इसमें आप पैसे जमा नहीं कर सकते। NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। NBFCs कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। चेक्स इशू नहीं कर सकते अपने नाम से। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड credit guarantee corporation is not available in is not available to depositors of NBFCs, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं बैंक्स के और NBFCs के बीच में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में, और जबकि बैंक जो है सारी चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2020
जो रिपोर्ट है ना, ये किसने रिलीज़ करी है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है। रिपोर्ट क्या करती है? रिपोर्ट ने इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? द रिपोर्ट प्रोवाइड्स 5 की इंडिकेटर्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट। कौन कौन से? कंसनट्रेशन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कंटिन्यू टू इंक्रीज। जो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसनट्रेशन है, हालांकि इतनी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी इंक्रीज होता जा रहा है इन 2019 एंड 2020 डिस्पाइट टेम्परेरी रिडक्शन इन एमिशन इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 रेस्पॉन्स। हालांकि कोविड-19 की वजह से 2020 में एमिशन जो है वो रिड्यूस हो गया था, लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इन 2020 द ओशन हैड द हाईएस्ट हीट कंटेंट ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि हीट कंटेंट जो था उनका हाईएस्ट था। ओवर 80% ऑफ द ओशन एरिया एक्सपीरियंस एट लीस्ट वन मैरीन हीट वेव इन 2020। मतलब एक बार तो मैरीन हीट वेव उन्होंने एक्सपीरियंस की है ओवर 80% ऑफ ओशंस ने। सी लेवल राइज, सी लेवल जो राइज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल हैज़ रिसेंटली बिन राइजिंग एट अ हायर रेट, ज़्यादा रेट पे, पार्टली ड्यू टू द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट्स। और इसका मेन रीज़न क्या है? आइस शीट्स का मेल्ट होना, ठीक है, एंड अदर रीजन्स आल्सो। दी आर्कटिक, आर्कटिक के अंदर क्या हो रहा है? इन 2020 द आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट केम डाउन टू सेकेंड लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड। 2020 में जो आर्कटिक सी का एक्सटेंट था, आर्कटिक आइस सी आइस का जो एक्सटेंट था वो भी कम हो गया है ना, और डाउन टू सेकेंड लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड। द अंटार्कटिका में क्या हो रहा है? द अंटार्कटिक आइस शीट हैज़ एग्जिबिटेड स्ट्रॉन्ग मास लॉस। वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मास लॉस हो रहा है, मतलब आइस जो है ख़त्म हो रही है। ट्रेंड सिंस द लास्ट 1990s, दिस ट्रेंड एक्सेलरेटेड अराउंड 2005। और ये जो ट्रेंड था, ये जो मतलब कि आइस का जो मास था वो घटता चला आ रहा था, और ये ट्रेंड जो था एक्सेलरेट कर गया कब? इन 2005 में। 2005 के अराउंड से और ज़्यादा एक्सीलेट कर रहा है। द पास्ट 6 ईयर्स इंक्लूडिंग 2020 हैव बीन द 6 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि अगर हम 2020 को भी इंक्लूड करें तो 6 वार्मेस्ट ईयर हैं रिकॉर्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म साल। टेम्परेचर्स रीच 38 डिग्री सेल्सियस एट वेरखोयांस्क, रशिया, द हाइएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर एनीवेयर नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है ग्लोबल हाउसिंग गैस के इंक्रीज़ करने से। अबाउट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट सेट्स रूल फॉर टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनका टाइम से ही ख़त्म होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आज कोई क्राइम हुआ है तो उसकी सज़ा मिल रही है 50 साल में, तब तक जो क्रिमिनल है वो ऐसे ही घूम रहा है और उसने बीच में इतने सारे और क्राइम्स कर दिए। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट्स रूल हैव एम्फेसाइज दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्पीडी ट्रायल का जो राइट है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यू कैन कोट दिस लाइन इन योर आंसर एंड यू कैन फेच गुड मार्क्स। सो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीडी ट्रायल का जो राइट है ना दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। की हाईलाइट्स ऑफ द रूल्स, रूल्स के की हाईलाइट्स क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स दिए हैं? द ट्रायल कोर्ट शुड फिक्स ए शेड्यूल टू होल्ड प्रोसीडिंग। एक तो शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि प्रोसीडिंग्स कब कब कैसे कैसे होनी है। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेल इज नॉन बायरेबल केसेस विद इन 3 to 7 days। मतलब 3 से 7 दिन में डिस्पोज हो जानी चाहिए नॉन बायरेबल केसेस में एप्लीकेशंस फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एडवोकेट्स टू एडवाइज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोब। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? अपॉइंट करे एडवोकेट को जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मतलब एडवाइज कर सके ड्यूरिंग द प्रोब, जो भी वो चल रही हैं मतलब कि इन्वेस्टिगेशंस, तो उसमें उन्हें हेल्प कर सके। डिले इन जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? जस्टिस डिलीवरी जो है डिले होती है। देर आर ओवर 4 करोड़ केसेस।
पेंडिंग, ठीक है, 4 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं अक्रॉस द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। टोटल अगर हम मिलाएं तो अराउंड 400 केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। डिले इन जस्टिस डिलीवरी, उसके बाद भी क्या है, जस्टिस डिलीवरी में भी डिले हो रहा है इन क्रिमिनल केसेस। एरोड द पीपल्स फेथ, और इसकी वजह से क्या होता है कि पीपल्स का फेथ जो है वो उठ जाता है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड डेंट्स द ग्रेटर सोशल गुड्स। और ये मतलब कि हमारी सोसाइटी में मतलब कि एक डेंट, एक धब्बे की तरह काम करता है कि यहाँ पे हम जस्टिस ही नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो रीजंस फॉर डिले, अब ये जो डिले हो रहे हैं केसेस, इसका रीज़न क्या है? इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस इन ट्रायल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स में इनएडिक्वेट नंबर है जजेस के। नो टाइमली अपॉइंटमेंट्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोपोर्शनेट टू द केसेस पेंडिंग, मतलब कि टाइमली अपॉइंटमेंट भी नहीं होता प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, प्रोपोर्शनेट टू द केसेस पेंडिंग। फ्रिक्वेंट एंड लॉन्ग एडजर्नमेंट्स, और जो एडजर्नमेंट्स होते हैं, है ना, जो गैप होता है बीच में, 2 हीयरिंग्स के बीच में, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वे अहेड क्या होना चाहिए? रिकमेंडेशंस बाय मैलीमेथ कमेटी। अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, मैलीमेथ कमेटी। तो मैलीमेथ कमेटी किससे रिलेटेड है? जुडिशरी से रिलेटेड है। मैलीमेथ कमेटी इंक्लूड इंक्रीज द रेशियो ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, रेशो जो है जजेस की पर मिलियन पॉपुलेशन पे वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। ए सेपरेट क्रिमिनल डिवीजन इन हायर कोर्ट्स, और हायर कोर्ट्स में एक क्रिमिनल डिवीजन जो है वो अलग से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेगुलरली मतलब कि एक ही पर्सन जो है सारे के सारे केसेस जो है वो सॉल्व कर रहा है, उन्हें सुन रहा है एक ही जज, तो वो अलग अलग होने चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ द टाइम स्पेंड, टाइम स्टैम्प्स, और टाइम स्टैम्प्स होना चाहिए। और रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ वैकेशन ऑफ कोर्ट्स बाय 21 days, और जो वैकेशंस हैं कोर्ट्स की वो कम होनी चाहिए, ठीक है। आल्सो ये न्यूज़ में और दूसरे कौन कौन से हैं? यूरोपियन क्लाइमेट लॉ, यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट लॉ बनाया है अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। वो क्या 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 है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है? यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ दैट विल एंश्राइन द यूरोपियन यूनियंस कमिटमेंट टू रीच क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050। इन्होंने कहा है कि 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को रीच कर लेंगे, ठीक है। और पार्टीज रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई इट इज़ 55% बाई 2030। और ये कह रहे हैं कि 2030 तक ये 55% तक जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसे कम कर लेंगे एज कम्पेयर टू द 1990 लेवल्स। विद द लॉ द टारगेट विल बिकम ए लीगल ऑब्लिगेशन फॉर यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट। और लॉ में क्या है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, मतलब ज़रूरी है, ऐसा नहीं आप मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर बाइंड बाई लॉ, तो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा फॉर यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नासाज परसिवरेंस मेक्स ऑक्सीजन ऑन अनदर प्लेनेट। जो अभी हमने पहली एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, तो उसमें भी हमने डिस्कस करा था नासा के परसिवरेंस रोवर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, नासा हैज़ लुक्ड अनदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फर्स्ट ऑन इट्स लेटेस्ट मिशन टू मार्स। मतलब एक चीज़ उन्होंने पहली बार कर दी है मार्स पे, वो कौन सी है? कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मार्शियल एटमॉस्फेयर इनटू प्योर ब्रेदेबल ऑक्सीजन। और इन्होंने मार्शियल जो वहाँ की मार्स की जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? ऑक्सीजन में, और वो भी ब्रेदेबल ऑक्सीजन में। इट वॉज अचीव्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल डिवाइस एब्रोड परसिवरेंस, ठीक है। और परसिवरेंस जो रोवर है उसमें जो डिवाइस है उसकी हेल्प से हुआ है ये। और इस डिवाइस का नाम क्या है? मॉक्सी, MOXI, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। द मॉक्सी वर्क्स, दो इलेक्ट्रोलाइसिस, और मॉक्सी जो वर्क्स करता है इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस पे वर्क करता है, विच यूजेस एक्सट्रीम हीट टू सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो यूज़ करता है कि एक्सट्रीम हीट को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम, ऑक्सीजन एटम्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 95% ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मार्स। और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी है? अबाउट 95% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन मार्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हर्लिक्यून इश्थायोसिस, ये क्या है? ओडिशा रिपोर्टेड फर्स्ट एवर केस ऑफ बेबी बॉर्न विद हर्लिक्यून इश्थायोसिस एट ए हॉस्पिटल इन द स्टेट्स गंजम डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में एक बेबी बॉर्न हुआ है विद द
with this disorder. Harlequin ichthyosis is a severe genetic disorder. ये severe genetic disorder है that mainly affects skin, और ये skin को affect करता है. आप इस तरह से याद रख सकते हैं. Caused by mutation in the ABCA12 gene. ये जीन का नाम है कि ABCA12 जीन के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. Severe mutation in the gene lead to the absence or partial production of the ABCA12 प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, ABCA12 प्रोटीन का कम प्रोडक्शन होता है. दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट की कमी हो जाती है. एंड एज अ रिजल्ट द स्किन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय वेरिंग डिग्रीज, और जो स्किन डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है मिज़ोरम में नोटिस करा गया है. द मिज़ोरम गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सर्टेन एरियाज द स्टेट एज द एपी सेंटर ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू. अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वहाँ पे कई जो जगह हैं वो एपी सेंटर बन गई है इसका, और ये किसने डिक्लेयर करा है, मिज़ोरम गवर्नमेंट ने. अबाउट ASF, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में. इज़ ए सीवियर वायरल डिजीज़. एक तो क्या है, वायरल डिजीज़ है, अफेक्टिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग, और ये डोमेस्टिक वाइल्ड पिग को अफेक्ट करती है. दिस ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय लाइव और डेड पिग्स. ये स्प्रेड कर सकती है लाइव या फिर डेड पिग्स के थ्रू, डोमेस्टिक और वाइल्ड के थ्रू, एंड पोक प्रोडक्ट्स के थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकती है. फर्दरमोर ट्रांसमिशन कैन आल्सो अकर विया contaminated feed and fomites due to the high environmental resistance of ASF virus. There is no approved vaccine, और यहाँ पे इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है अगेंस्ट ASF, एंड इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन. लेकिन अच्छी बात है कि ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता. नेक्स्ट देखते हैं बील सीड वायबिलिटी. ये क्या है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, और ये प्रोजेक्ट क्या है, विच हैज़ गोन फॉर ऑन फॉर 142 ईयर्स. मतलब 142 सालों से चल रहा है. इट इज़ एन अटैम्प्ट टू फिगर आउट, और ये इसका मतलब क्या देखना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू. हाउ लॉन्ग सीड्स कैन लाई डॉर्मेंट इन द सॉइल विदाउट लूजिंग देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट. सीड्स जो हैं सॉइल में कब तक, कितने टाइम तक पड़े रह सकते हैं, और ताकि उनकी जो एबिलिटी है जर्मिनेट करने की वो लॉस ना हो, और कितने टाइम तक मतलब लॉस नहीं हो सकती. द प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय द बॉटनिस्ट नेम विलियम बील, और प्रोजेक्ट जो था इनिशिएट करा था किसने, बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था विलियम बील ने, इन 1879 में ऑन कैंपस ऑफ व्हाट इज़ नाउ मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. एक कैंपस में शुरू करा था, और जो कि क्या है आज की डेट में मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बील सीड वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट, है ना. तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं. फॉस फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव चैलेंज. तो ये क्या है, It was announced by Ministry of Electronics and Information Technology to accelerate adoption of free and open source software in government. और ये इसमें क्या है, द चैलेंज calls upon FOSS innovators, technology entrepreneurs, and Indian startups to submit implementable open source product innovations with possible applications for government tech in health, education, agriculture, urban governance, etc. FOSS allows users and programmers to edit, modify, or reuse the software's source code. This gives developers the opportunity to improve program functionality by modifying it. तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि FOSS फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है किसका, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है ये. ठीक है. और ये अलो करता है यूज़र्स और प्रोग्रामर्स को कि वो एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सके, और रीयूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड का. और इसकी वजह से क्या होगा, दिस गिव्स डेवलपर्स द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोग्राम फंक्शनैलिटी बाय मॉडिफाइंग इट. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. प्लेसेस इन न्यूज़, चैट के बारे में है ये. ठीक है, चैट रिपब्लिक. और देखते हैं. Recently, Chad's president Idris Deby has died of his injuries following clashes with rebels called FACT, the Front for Change and Concord in Chad. ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई है चैड के प्रेसिडेंट की, है ना. और चैड जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. चैड इज़ नेम्ड आफ्टर लेक चैड. दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर चैड जो है सेकेंड लार्जेस्ट लेक है. बट हैज़ श्रंक बाई 91%.
सिंस द 1960s, लेकिन श्रंक हो गई है 90% तक। द सहारा डेजर्ट रफली कवर्स 1/3 ऑफ द कंट्री। सहारा डेजर्ट जो है वो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो कवर करता है, कंट्री का एरिया। रिमेन्स ऑफ ए 7 मिलियन ईयर ओल्ड ह्यूमन लाइक क्रिएचर और होमिनिड नोन एज टोमाई वर अनअर्थ इन 2001। तो चैड जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसका मतलब ये कौन सी लेक के पास है, इसका नाम जो है वो चैड लेक के नाम से पड़ा है। और इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? लीबिया है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है एंड सूडान। ठीक है, तो ये इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं। दिस इज़ अफ्रीकन कंट्री एंड दिस इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका। तो चैड इज़ वन ऑफ देम। सो गाइज़, ये आज का हमारा करंट अफेयर सेशन ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ like my video and do share and subscribe my channel. Till then, take care and goodbye. Have a nice day.